हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जूली केविन की मॉम को बता देती है केविन ना एक दूसरी लड़की के साथ एक ही घर में रह रहा है। केविन की मॉम तो शॉक हो जाती है। जिमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन मॉम को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद केविन और जेनी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। जेनी उसे बोल देती है, कल रात तुम एमी के घर पर क्यों गए थे? केविन बोलता है, तुम्हें ये बात कैसे पता? जेनी बोलती है, जब तुम लोग बात कर रहे थे ना तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। वो बोलता है, कल रात किसी ने ना एमी के घर चोरी करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं गया था। वो बोलती है, मुझे तो लगा कि तुम बाकी लोगों की तरह एमी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। मैं ये नहीं चाहती कि एमी मुझसे मेरे बेस्ट फ्रेंड को छीन ले। केविन बोलता है, ऐसा ना कभी नहीं होगा। इसके बाद वो फैक्ट्री के ओनर से बात कर रही होती है। वो उसे केविन के बारे में बता देता है। केविन नाम का लड़का ना घबराते हुए हॉस्पिटल आया था और वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। ये सुनकर जेनी समझ जाती है कि वो केविन को गलत समझ रही थी। इसके बाद वो केविन को मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए थे? लेकिन वो तो कोई जवाब ही नहीं देता। वो बोलती, अगर मैं लड़का होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? केविन बोलता, मुझे नहीं पता। जेनी बोलती, ठीक है, आज मैं पूरा दिन ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगी। के बाद जेनी एक लड़के की तरह मुझे लगा लेती है, जो देखकर केविन के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फोटोज भी क्लिक कराते हैं। इधर स्टीव से वही बंदा मिलने के लिए आता है जिसने उसे केविन का बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोला था। वो बोलता है, मैं 100% श्योर हूँ कि वो गे नहीं है। ये सुनकर स्टीव समझ जाता है कि केविन सबसे झूठ बोल रहा है। इस बारे में एमी को भी बता देता है, जिसके बाद स्टीव और एमी सैंडविच में पहुँच जाते हैं। एमी स्टीव को बताती है केविन कई दिनों से ना जेनी के साथ सैंडविच में ही रह रहा है। ये सुनकर स्टीव को तो गुस्सा आ जाता है। तभी केविन और जेनी भी वहाँ पर आ जाते हैं। स्टीव तो केविन को एक पंच मार देता है और जेनी को बोलता है, तुम इस आदमी के साथ एक ही घर में कैसे रह सकती हो? और वो केविन को जेनी से दूर रहने के लिए बोल देता है। केविन बोलता है, जब तुम इसे अकेला छोड़ गए थे ना तब मैंने ही इसे संभाला था। मुझसे बोल रही हो कि मैं इससे दूर रहूं? इससे पहले स्टीव उसे एक और मार पाता। केविन ही उसे एक जोरदार पंच मार देता है। जेनी स्टीव को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसने एक बार भी केविन से इस बारे में नहीं पूछा, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इससे पहले कि लड़ाई झगड़ा और बढ़ता, एमी केविन और जेनी को घर के अंदर भेज देती है। वो बोलता है, तुम उसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही थी? वो बोलती है, मैं तो बस नाटक कर रही थी। लेकिन उसे पता था ये नाटक नहीं कर रही। इधर एमी स्टीव को बताती है, जेनी ना केविन को एक गे समझती है और अगर तुमने केविन की सच्चाई उसे बता दी ना तो जेनी ना कभी भी एक लड़के पर भरोसा नहीं करेगी। इवन वो तुम पर भी भरोसा नहीं करेगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों उन दोनों की दोस्ती में ना दरार लेकर आए, ताकि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब ना आ पाए, जिससे उन दोनों का सारा ध्यान ना हम दोनों के ऊपर होगा। स्टीव भी इसकी बात मान जाता है। अगले दिन केविन जेनी को रिसीव करने के लिए बस स्टॉप पर जाता है। बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही होती है और जेनी के पास छाता नहीं होता, इसलिए वो दोनों एक ही छाते के नीचे आ जाते हैं। जेनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए घर तक आ जाते हैं। तभी वहाँ पर केविन की मॉम आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर बेहोशी हो जाती है। जैसे ही उन्हें होश आता है तो वो केविन पर गुस्सा करने लग जाती है। जूली भी जेनी पर गुस्सा कर रही होती है। केविन उसे शांत रहने के लिए बोल देता है। जूली बोलती है, तुम मेरे फियांसी हो, इसीलिए मुझे बोलने का पूरा हक है। सुनकर जेनी को हैरानी होती है और वो केविन को साइड में लेकर आ जाती है और बोलती है, तुम्हें इस लड़की को अपना सच बता देना चाहिए। केविन गुस्से में जोर से बोल देता है, ओह तो तुम चाहती हो कि मैं ये बता दूं कि मैं एक गे हूँ? ये बात उन तीनों के कानों तक पहुँच जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि केविन एक गे है। लेकिन केविन नहीं चाहता था उसकी मॉम उसे गे समझे, इसलिए वो सिचुएशन को संभालने के लिए बोल देता है कि मैं जेनी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सभी लोग तो शौक ही हो जाते हैं और जेनी को भी समझ नहीं आता कि अब ये क्या बोल रहा है। जूली तो रोते हुए बाहर ही चली जाती है। मॉम जेनी से पूछती है, क्या तुम भी केविन से प्यार करती हो? जेनी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन केविन उसे हाँ करने का इशारा करता है, इसीलिए जेनी हाँ बोल देती है। उनके जाने के बाद जैसे ही सोफी जेनी से मिलने के लिए आती है तो जेनी उसे बताती है, केविन मुझसे शादी करना चाहता है। सोफी तो ये
सुनकर शॉक हो जाती है। जेनी बोलती है केविन की ना हिम्मत नहीं थी अपनी मॉम को सच बताने की, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं केविन से शादी कर लूंगी। इसके बाद हम दोनों पूरी जिंदगी दोस्त बनकर गुजार लेंगे। सोफी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जेनी पर तो कोई असर ही नहीं होता। अगले दिन सोफी केविन को कॉल कर डिनर के लिए इनवाइट करती है। केविन भी हाँ बोल देता है। इसके बाद स्टीव केविन को मिलने के लिए बुलाता है। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम गे नहीं हो, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड ना चेक करवाया था। अगर मैंने जेनी को बता दिया कि जिसे वो अपना फ्रेंड मानती है उसने भी उसे धोखा दिया है तो बेचारी जेनी का तो दिल ही टूट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेंगोजो को ना अपने आप ही छोड़ दो। मिस्टर विलियम भी सेंगोजो में आते हैं क्योंकि सोफी ने उन्हें भी इनवाइट किया होता है। इस बारे में जेनी को भी नहीं पता होता। वहाँ पर केविन भी आ जाता है। केविन तो मिस्टर विलियम को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके बाद जब ये लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तो सोफी जेनी को बहाने से बाहर ले जाती है। वो बोलती है मैंने मिस्टर विलियम को इसलिए इनवाइट किया ताकि मिस्टर विलियम और केविन के बीच की दूरियां ना कम हो जाए। एक्चुअली में जेनी ने सोफी को भी बता दिया था कि मिस्टर विलियम एक गे हैं। सोफी उसे बोलती है ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी ना एक गे से हो। और मिस्टर विलियम नर्वस होते हैं इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। को तो सोफी और जेनी पर गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो दोनों वापिस आती है तो केविन उन्हें बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का क्या प्लान था। तुम चाहती थी कि मैं और मिस्टर विलियम एक दूसरे के करीब आ जाएं। सोफी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन केविन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो सेंगोजो को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जेनी घर में सिर्फ अकेली रह जाती है। केविन के जाने से जेनी तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इधर केविन का मन भी किसी काम में नहीं लग रहा होता। वो स्टीव की बातों को याद करता है। बोलता है अब मैं ना ही सेंगोजो में रहता हूँ और ना ही अब हम दोनों दोस्त है। एक्चुअली में उसने जानबूझकर जेनी से लड़ाई की थी ताकि उन दोनों की दोस्ती टूट जाए और केविन को उसका घर छोड़ने का बहाना मिल जाए। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। वो बोलती है मेरे पास ना म्यूजिक कॉन्सर्ट के ना 2 टिकट्स हैं। वो केविन को साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन केविन मना कर देता है। इसके बाद वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो केविन भी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। जैसे ये दोनों कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर स्टीव भी जेनी के साथ आया होता है। एक्चुअली में ये एमी और स्टीव का ही प्लान होता है ताकि ये दोनों इन दोनों के बीच की दूरियों को और भी ज्यादा बढ़ा सके। स्टीव के इशारा करने पर एमी केविन को कसकर पकड़ लेती है जो देखकर जेनी का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कॉन्सर्ट के दौरान जेनी का सारा ध्यान तो केविन पर होता है क्योंकि एमी केविन के साथ फ्लर्ट कर रही होती है जो देखकर एमी के दिल के तो टुकड़े हो जाते हैं। इसीलिए जेनी कॉन्सर्ट से बाहर आ जाती है। उसे देखकर बाकी तीनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। जेनी उसे बोलती है मैं ये नाटक ना और नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आई ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं और मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहती थी जो तुमने मेरे साथ किया था। वो बोलता है मैं अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो बोलती है तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा दिल तो मेरे पास है ही नहीं। ये सुनकर केविन समझ जाता है कि जेनी अब उसे पसंद करने लगी है। जिसके बाद केविन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे उन दोनों के सामने ही किस कर देता है। स्टीव एमी को जेनी से दूर कर देता है। वो बोलता है आज से मैं जेनी को ना एक आदमी की तरह प्यार करूंगा। जेनी तो उसे हैरानगी से देखने लग जाती है। केविन उसे बता देता है मैं ना गे नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने इतने दिनों तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी। ये सुनकर जेनी तो रोने लग जाती है तो केविन भी उसे हक कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक बार में बैठे होते हैं। एमी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो स्टीव को भड़काने की कोशिश करती है लेकिन इस बार स्टीव उसकी बातों में नहीं आता। मैं समझ गया हूँ जेनी ना केविन से ही प्यार करती है, इसलिए एमी डिसाइड करती है कि वो खुद ही उन दोनों को अलग कर देगी। स्टीव उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। वो बोलती है अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिल सकता तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। इधर जेनी बोलती है मैं तुम्हें ना बहुत ही पहले पसंद करने लगी थी लेकिन मुझे पता था तुम एक गे हो, इसलिए मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। केविन बोलता मुझे माफ कर दो लेकिन जेनी उसे माफ नहीं करती, इसीलिए केविन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद वो अपनी मोम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मोम उससे पूछती है तुम कब तक वहाँ पर रहने वाले हो। बोलता है मैं जेनी के साथ ना किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों तक ना वहीं पर रहूंगा। यहाँ पर जेनी अपने डोल के जरिए केविन पर गुस्सा निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जेनी शर्मा जाती है और उसे पूछती है तुम्हारा और जूली का क्या रिश्ता है, वो तुम्हें अपना फियांसी क्यों बताती है। वो बोलता है जब से हम दोनों 7 साल के थे ना तब से ही जूली ने मुझे अपना फियांसी मान लिया था। वो पूछती है मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। वो बोलता लूना के जाने के बाद जब तुम मेरी जिंदगी में आई ना तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा। तुमसे बातें करना और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनकर
जेनी तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। केविन उसे हक कर लेता है। अगले दिन सोफी उससे मिलने के लिए आती है। जेनी बोलती है केविन गे नहीं है। वो बोलती है क्या तुमने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं खा ली है ना। वो बोलती है ये सब ना हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। केविन ने ना मुझे स्टीव और एमी के सामने किस किया। सोफी तो खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि बेन भी गे होने का नाटक कर रहा है। इसलिए वो बेन को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन बेन तो अभी भी गे होने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सोफी सब कुछ जान चुकी है। लेकिन सोफी के फोर्स करने पर बेन भी मान लेता है कि वो गे नहीं है। सोफी भी उसे जेनी और केविन के बारे में बता देती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ये सुनकर वो सीधा केविन के पास जाता है। केविन बोलता है ये बिल्कुल सच है। ये सुनकर बेन खुश हो जाता है, लेकिन बोलता अगर ये बात मिस्टर विलियम को पता लग गई ना तो वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बोलता है मैं खुद ही उन्हें जाकर अपना सच बता दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर विलियम एमएस ग्रुप के सेमिनार को अटेंड करने के लिए जीजू आइलैंड जा रहे होते हैं। जेनी को भी इनवाइट करते हैं ताकि जेनी वहाँ के बच्चों के थीम पार्क को देखकर आर्ट गैलरी को डिजाइन करे। इसी बीच केविन मिस्टर विलियम से मिलने के लिए आता है। एमी उसे बताती है मिस्टर विलियम तो सेमिनार को अटेंड करने के लिए जीजू आइलैंड निकल गए हैं। उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया है। ये सुनकर केविन जाने लगता है, लेकिन एमी केविन को रोक कर बोलती है तुमने जेनी को क्यों चुना। मैं हर तरीके से जेनी से बेटर हूँ। वो बोलता है मुझे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, ना कि बिजनेस पार्टनर की, इसलिए तुम्हें ना अपने काम से काम रखना चाहिए। ये बोलकर केविन वहाँ से चला जाता है। एमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद केविन जेनी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, क्योंकि केविन जेनी को अपनी मोम से मिलवाना चाहता था, क्योंकि लास्ट टाइम उन दोनों की मुलाकात कुछ खास नहीं थी। केविन की मोम और जेनी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। केविन की मोम को जेनी पसंद आती है। बातों ही बातों में केविन की मोम जेनी को बोलती है केविन ने मुझे बताया कि तुम दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। जेनी को सुनकर हैरान की होती है, इसलिए केविन जेनी को इशारा करता है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। केविन की मोम बोलती है तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट मत हो जाना। केविन और जेनी तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जेनी उसे अपना घर छोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि केविन अपनी मोम से झूठ बोलकर वहाँ पर रहे, लेकिन केविन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। केविन जब अपना सामान पैक कर जा रहा होता है तो जेनी उसे रोकती भी नहीं है, जिस वजह से केविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो अपनी कार में बैठकर बहाने सोचने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो किसी बहाने से फिर से उसके घर के अंदर आ जाता है। इस बार केविन जब फिर से जाने लगता है तो इस बार जेनी पैर में चोट लगने का नाटक करने लग जाती है ताकि उसे रोक सके। और जब ये दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है। वो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। अगले दिन एमी एमएस ग्रुप के एक एम्प्लॉय से मिलती है। वो उसे डैम आर्ट गैलरी की फाइल देता है। बोलता है अगर मिस्टर पार्क चुल डैम आर्ट गैलरी के जज बन जाते तो हमारा काम आसान हो जाता। बोलती है हम किसी और को भी तो जज बना सकते हैं, लेकिन मिस्टर विलियम ऐसा क्यों चाहते हैं कि मिस्टर पार्क चुल ही इस कंपटीशन को जज करे। बोलता है क्योंकि मिस्टर पार्क चुल ने ना सेंग्यो जियो को बनाया था, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो जज बने। ये सुनकर उसे केविन पर शक होने लग जाता है, आखिर वो सेंग्यो जियो में क्यों रहता है। जब मिस्टर हान जेनी से मिलने के लिए आते हैं, वो जेनी के लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आए होते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। मिस्टर हान उसे समझाते हैं छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। तभी वहाँ पर केविन की मोम आ जाती हैं। मिस्टर हान के साथ जेनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जेनी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केविन की मोम उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर हान को भी समझ नहीं आ रहा होता आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता है। इसके बाद केविन अपनी मोम से मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें सारी बात बता देता है। वो बोलती है जिस लड़की का रिश्ता मिस्टर हान की फैमिली के साथ होगा वो हमारे घर की बहू ना कभी नहीं बन सकती। वो बोलता है लेकिन मैं जेनी के बिना नहीं जी पाऊंगा। दूसरी तरफ जेनी भी सोफी को सारा दुखड़ा सुना देती है। वो बोलती है अगर तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाओ तो केविन की मोम को ना तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जेनी को उसका प्लान जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान जाती है। अगले दिन सोफी और जेनी जीजू आइलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ पर केविन और जेनी कुछ अच्छे पल भी बिताते हैं। केविन मिस्टर विलियम से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि मैं ना जेनी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर मिस्टर विलियम का तो दिल ही टूट जाता है। केविन अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है। इधर स्टीव जेनी से मिलने के लिए आता है और अभी तक की सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। जेनी भी उसे माफ कर देती है और जा रही होती है, लेकिन तभी सामने से एक वैन आ रही होती है, जेनी की तरफ बढ़ रही होती है। इससे पहले जेनी की टक्कर उससे होती, स्टीव जेनी को बचा लेता
है, लेकिन इस चक्कर में स्टीव को ही चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाती है। इधर केविन जब जेनी से मिलने के लिए उसके रूम में आता है तो जेनी वहाँ पर नहीं होती, लेकिन तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। बोलती है मैंने जेनी और स्टीव को ना बाहर जाते हुए देखा था, मुझे तो लगता है कि वो दोनों ना अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर केविन सोच में पड़ जाता है, इसलिए वो जेनी को कॉल करता है। वो बोलती है मैं ना स्टीव के साथ हूँ। पूरी बात सुने बिना ही केविन कॉल कट कर देता है। इधर स्टीव को होश आ जाता है, वो एकदम ठीक होता है। डॉक्टर भी उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और केविन बार में बैठा हुआ होता है। तभी एमी वहाँ पर भी आ जाती है। वो उसे जेनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। इसके बाद जब वो लिफ्ट में होता है तो वो बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम सेंग्योजे में क्यों रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता था सेंग्योजे को मिस्टर पार्क चुल ने बनाया है ताकि तुम उसकी मदद से इस प्रोजेक्ट को जीत सको। ये सुनकर केविन गुस्से में उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। सामने जेनी और स्टीव खड़े होते हैं। वो उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। केविन तो गुस्से में होता है, इसलिए वो उन दोनों को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जेनी केविन को समझाने लग जाती है कि आखिर वो पूरे दिन स्टीव के साथ क्यों थी, लेकिन फिर भी केविन गुस्से में उसे सुना देता है। इसके बाद जब वो गार्डन में बैठा हुआ होता है तभी वहाँ पर मिस्टर विलियम आ जाते हैं। मिस्टर विलियम बोलते हैं मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें भुला पाना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज से तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद केविन जेनी से अपनी गलती की माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं। जेनी भी उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार जो करती थी। इसी मॉल में कपल्स के लिए कॉन्टेस्ट हो रहा होता है जिसमें ये दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। लकीली दोनों जीत भी जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जीजू आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं और साथ में कुछ अच्छे पल बिताते हैं। दूसरी तरफ एमी स्टीव को केविन का सेंग्योजे में रहने का कारण बता देती है। स्टीव को तो गुस्सा आ जाता है, अच्छा तो वो जेनी का फायदा उठा रहा है, लेकिन जेनी उसे समझाती है ये वक्त ना लड़ने का नहीं है, हमें ना सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए, उस वक्त हम केविन का पर्दाफाश कर देंगे। अगले दिन सभी लोग जीजू आइलैंड से अपने घर वापस लौट जाते हैं। केविन की मॉम उससे नाराज होती है क्योंकि केविन जीजू आइलैंड में जेनी के साथ था। एक्चुअली में ये बात उन्हें ज्यूली ने बताई होती है क्योंकि ज्यूली बिना केविन को बताए जीजू आइलैंड गई थी और वो केविन पर नजर रख रही थी। केविन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है जैसा आप सोच रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जेनी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। वो बोलती है लेकिन मैं उसे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। दूसरी तरफ स्टीव सेंग्योजे के बारे में सर्च करने लग जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को जीतना चाहता था और वो जेनी के दिल में वापस अपनी जगह भी बनाना चाहता है। दूसरी तरफ बेन केविन को बताता है हमारे लैंडलॉर्ड ने इस ऑफिस को बेच दिया है, इसलिए अब हमें ना कहीं और शिफ्ट करना होगा। इधर जेनी को एक फर्नीचर कंपनी कॉन्टेक्ट करती है। जैसे ही जेनी उनसे मिलने के लिए जाती है वो बताते हैं कि हम लोग ना एक नया फर्नीचर ब्रांड स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हमने तुम्हें चूज किया है, तुम्हें हमारे लिए फर्नीचर डिजाइन करना है। जेनी तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जेनी केविन के साथ पार्टी करती है इसी खुशी को मनाने के लिए, लेकिन केविन को काफी अजीब लग रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी ने जेनी को ही क्यों चूज किया क्योंकि जेनी अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इसके बाद केविन जब जेनी की बचपन की फोटो देख रहा होता है तो उसे देखकर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उन फोटोज में जेनी की मोम की एक भी फोटोज नहीं है। वो जेनी से इस बारे में पूछता है। वो बोलती है मेरे पास मेरी मोम की ना एक भी फोटो नहीं है और ना ही मैंने आज तक अपनी मोम को देखा है। ये सुनकर केविन को काफी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। मूवी में इंटीमेट सीन चल रहा होता है, इसलिए ये देखकर ये दोनों तो शर्मा जाते हैं। अगले दिन बेन केविन को बोलता है इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आना, वो भी जेनी के लिए, मुझे तो कुछ घोटाला लगता है। इन सबके पीछे जरूर ना स्टीव है। वो समझ जाता है जरूर स्टीव के दिमाग में कुछ चल रहा है। इसके बाद वो स्टीव से मिलकर पूछता है तुमने तो कहा था कि तुम जेनी का पीछा छोड़ दोगे। वो बोलता हाँ मैंने ही उसे इतनी बड़ी कंपनी से काम दिलवाया, इवन तुम्हारा ऑफिस भी ना मैंने ही खरीदा है। वो पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है ये सवाल ना तुम्हें अपने आप से करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी ही वजह से ना जेनी की जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ। केविन को तो समझ ही नहीं आता ये अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में बैठा होता है तो फैक्ट्री का एक वर्कर उससे मिलने के लिए आता है। बातों ही बातों में उस वर्कर की नजर सेंग्योजे के ड्राइंग पर जाती है। बोलता है जब सेंग्योजे बन रहा था ना तो मैंने भी वहाँ पर काम किया था। वो बोलता है तुम्हें ये घर कैसे याद है। वो बोलता है क्योंकि ये घर मेरी जिंदगी का ना पहला काम
था। पूछता है क्या तुम्हें पता है इस घर को बनाते वक्त सबसे बड़ा मुश्किल काम या सबसे खास काम क्या था। वर्कर उसे जवाब दे देता है जिसके बाद केविन सीधा उस घर में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे एक बेसमेंट मिलता है। जैसे ही केविन उस बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर उसे एक वर्कशॉप मिलती है। साथ ही वहाँ पर उसे एक फोटो भी मिलती है। जैसे ही जेनी वहाँ पर आती है तो केविन उसे अपने साथ उस बेसमेंट में लेकर जाता है। लेकिन जेनी को तो खुद नहीं पता था कि उसके घर में एक बेसमेंट है। जेनी तो उस जगह को देखकर एकदम शॉक हो जाती है। केविन उसे फोटोग्राफ दिखाता है जो कि जेनी की मॉम की होती है। इसके बाद केविन उसे एक और खास चीज बताता है। जिस वर्कर ने इस जगह पर काम किया था उसने मुझे बताया कि इस जगह पर ना एक ग्लास लगा हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। तभी जेनी को अपने बचपन की यादें याद आने लग जाती है। एक दिन जेनी की मॉम बेसमेंट में काम कर रही होती है। उस वक्त जेनी ग्लास के ऊपर बैठी हुई होती है, लेकिन तभी वो ग्लास टूट जाता है। जेनी तो उन पलों को याद कर डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जैसे ही जेनी को होश आता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे फीवर हो गया होता है। केविन जेनी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जेनी के शावर लेने के बाद वो फिर से उसकी केयर करने लग जाता है और वो उसे किस कर कर बोलता है दोबारा से बीमार मत हो जाना, क्योंकि मैं ना तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। इसके बाद सोफी जब उससे मिलने के लिए आती है तो जेनी उसे केविन के किस के बारे में बता देती है। सोफी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ केविन के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक्चुअली में एक वर्कर ने केविन की कंपनी के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी होती है। कंप्लेन के अकॉर्डिंग केविन की फैक्ट्री की हालत ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कंप्लेन बिल्कुल गलत होती है। लेकिन फिर भी केविन उस वर्कर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है, लेकिन वो वर्कर तो पैर में चोट लगने का नाटक कर रहा होता है। हेड वर्कर बोलता है हमारी फैक्ट्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इसने ना आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी है। मुझे लगता है कोई आपसे बदला ले रहा है। केविन समझ जाता है इन सबके पीछे कौन हो सकता है, इसलिए केविन स्टीव से मिलने के लिए जाता है और बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो। स्टीव बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए क्या कर रहे हो। तुम जेनी से प्यार करने का नाटक कर रहे हो ताकि तुम सैंगजो में रहकर इस प्रोजेक्ट को जीत सको। वो बोलता है सच ये है कि मैं जेनी से प्यार करता हूँ। जब मिस्टर विलियम एमी को बोल रहे होते हैं आज मैं जेनी का प्रोफाइल चेक कर रहा था और मैंने देखा कि आज जेनी का बर्थडे है ना, उसे विश करना चाहिए। जिसके बाद एमी तुरंत ही स्टीव को कॉल कर इस बारे में बता देती है। उसके बाद वो सीधा डैम आर्ट गैलरी में जेनी का गिफ्ट लेकर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एमी से हो जाती है। एमी उससे पूछती है तुमने उसके लिए कौन सी ज्वेलरी ली है। वो बोलता है जेनी तुम्हारी तरह नहीं है जो गोल्ड और डायमंड के पीछे भागती है, वो सबसे अलग है। ये सुनकर एमी गुस्से में चली जाती है। स्टीव जेनी को कुछ पैसे देकर बोलता है मैं जानता हूँ कि केविन को पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसे अपना नया ऑफिस लेना है और तुम्हारी खुशी केविन की खुशी में है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे गिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन जेनी स्टीव को उसके पैसे वापस कर देती है। अगर तुम मेरे लिए एक बुके लेकर आते तो मैं उसे रख लेती, लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकती क्योंकि मैं केविन से झूठ नहीं बोल सकती। तभी वहाँ पर केविन भी आ जाता है। वो जेनी को स्टीव के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जेनी उसे बताती है स्टीव तुम्हारी मदद करना चाहता है। केविन बोलता है स्टीव तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है। जेनी को केविन की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए केविन गुस्से में जेनी को बहुत कुछ बोल देता है जिससे जेनी उदास हो जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर विलियम जेनी को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। तो आइस स्केटिंग के 2 टिकट्स होते हैं। वो चाहते हैं कि केविन और जेनी साथ में जाएं। इधर केविन को सोफी से पता चलता है कि आज जेनी का बर्थडे है। इसके बाद वो अपने गुस्से को भुलाकर जेनी का बर्थडे प्लान करने लग जाता है। इसके बाद वो घर आता है और जेनी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है। वो बोलती है मैं डेट पर नहीं जाऊंगी, बल्कि हम दोनों साथ में ना आइस स्केटिंग करने के लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद जेनी तैयार होकर आती है। केविन तो उसे देखते रह जाता है, ये इस लड़की ने क्या पहना है। लेकिन जेनी तो अपनी ही मस्ती में होती है। वो केविन को अपने साथ स्केटिंग करने के लिए ले जाती है, जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इसी बीच यहाँ पर बेन और सोफी पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ये दोनों घर वापस आते हैं तो जेनी वो सारा अरेंजमेंट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो केक काटने से पहले विश मांगती है। केविन उससे पूछता है तुमने क्या विश मांगी। वो बोलती है मैंने विश मांगी कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा सच बोले। ये सुनकर वो सैड हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने नहीं बताया था कि वो सेंगोजे में क्यों रह रहा है। इसलिए बोलता है मैं ना तुमसे अपना एक सच बताना चाहता हूँ, हो सकता है उसे सुनने के बाद तुम मुझसे नाराज हो जाओ। लेकिन तभी जेनी उसे रोक देती है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो सोफी से बात करती है। एक्चुअली में सोफी ने उसे एक ड्रेस गिफ्ट किया होता है जिसे पहनने में
जेनी को तो शर्म आ रही होती है। यहाँ पर केविन जब बेसमेंट में होता है तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है। जैसे ही वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें उसे सेंग्योजे का ब्लूप्रिंट मिल जाता है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। रात में जब बादल गरज रहे होते हैं तो जेनी डर की मारी केविन के रूम में आ जाती है। इसके बाद दोनों एक ही बेड पर होते हैं, लेकिन केविन उसका फायदा नहीं उठाता। नेक्स्ट मॉर्निंग केविन जैसे ही उस कंटेनर को दोबारा खोलता है तो उसमें फिर से उसे और ब्लूप्रिंट मिलते हैं, जिसे देखकर केविन हैरान हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेन वहाँ पर आता है तो वो उसे छुपा देता है। इधर मिस्टर हान स्टीव को बोल रहे होते हैं, मैंने सेंग्योजे के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया था। मुझे लगता है उस घर में कुछ तो खास है। मुझे लगता है सेंग्योजे एक बड़े से मॉडल का छोटा सा पार्ट है, इसलिए अगर हमें वो ब्लूप्रिंट मिल जाए तो हमें ये प्रोजेक्ट जीतने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इधर जूली केविन की मोम को मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है केविन को ना उसके ऑफिस से निकाला जा रहा है और हो सकता है उस पर केस भी हो जाए, क्योंकि उसने ना स्टीव से पंगा ले लिया है और स्टीव उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि केविन जेनी से प्यार करता है, जो कि स्टीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर मोम तो डर जाती है। मैं अपने बेटे केविन को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? एमी बोलती है अगर जेनी में जरा भी इंसानियत बची है तो वो एक माँ की इच्छा को कभी मना नहीं करेगी। ये सुनकर मोम समझ जाती है कि उन्हें क्या करना है।